तो आप सिर्फ उतना जानते हैं जितना आपने पढ़ा और सुना है, लेकिन 1992 में अजमेर में क्या हुआ था यह हकीकत मैं आपको बताता हूँ। भले ही बेटियों की इज्जत लुट जाए, किंतु किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। किसी की सरकार नहीं गिरनी चाहिए। किसी की सियासत चलती रहनी चाहिए। बेटियों को लेकर हमारे देश की संवेदनाएं कितनी मर चुकी हैं, आज मैं आपको उसकी एक बानगी दिखाने जा रहा हूं। लेकिन पहले गंगा की आवाज सुनिए, जिसमें इस कहानी का सार छुपा हुआ है। मेरा हृदय आज भी उस घटना को याद करके चीत्कार कर उठता है। उस दिन मेरे साथ जो हुआ देश ने उसे भुला दिया। वह 1992 का साल था। मैं केवल 18 साल की थी। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का एक खादिम मुझे बहाने से शहर से बाहर एक फार्म हाउस में ले गया, जहां 6-7 आदमियों ने मेरे हाथ पैर बांध दिए और फिर सबने मिलकर मेरे साथ बुरा काम किया। नहीं नहीं सर, नहीं सर, प्लीज छोड़ दे, नहीं। उन्होंने अपनी इन गंदी हरकतों की तस्वीरें भी बनाईं। वे ऊंचा सियासी और मजहबी रसूख रखते थे। उन्होंने मेरी इज्जत लूटने के बाद मुझे 200 रुपए देते हुए कहा कि इससे अपने लिए लिपस्टिक खरीद लेना, परंतु मैंने मना कर दिया। अब पूरे 32 साल बाद कोर्ट ने गंगा को मैली करने वाले कुछ एक पापियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, तो उसने क्या कहा वो भी सुनिए। आखिरकार 50 साल की बुढ़िया होने पर मुझे इंसाफ मिला है, फिर भी मुझे वो सब कभी वापस नहीं मिल सकेगा जो मैंने इतने वर्षों में खो दिया है। मैंने जीवन भर समाज के ताने सुने और जब मेरे पति को मेरे अतीत के बारे में पता चला तो उन्होंने भी मेरा परित्याग कर दिया। यह एक सोशल हॉरर वीडियो है। अगर सच का सामना करने का साहस है तो इसे अंत तक देखिए, वरना कोई नाच गाने की रील लगा लीजिए। इस कहानी की गंगा उन 250 हिंदू लड़कियों में से एक है, जिनके साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कुछ खादिमों ने बार बार बलात्कार किया। किंतु ना तो इससे देश के लोग जागे और ना ही सिस्टम। अगर हमने अजमेर की रेप सीरीज के बाद एनएफ इज एनएफ वाला एक्शन लिया होता, तो इसके बाद दिल्ली की चलती बस में निर्भया का बलात्कार ना होता, कर्नाटक का सांसद रेवन्ना 1000 लड़कियों का यौन शोषण न कर पाता, और न ही कोलकाता की ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप और मर्डर होता। बात सन 1992 की है। राजस्थान में एक पवित्र शहर है अजमेर। इतना पवित्र कि श्रद्धालु इसे अजमेर नहीं, अजमेर शरीफ कहकर पुकारते हैं। यहाँ चिश्ती संप्रदाय के एक संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो कई शताब्दी पूर्व भारत में इस्लाम की जड़ें जमाने के लिए ईरान से यहाँ आए थे। वे कव्वाली के माध्यम से अल्लाह की शान का बखान करते थे। उनकी इस सूफी शैली को हिंदुओं ने इतना पसंद किया कि आज भी लाखों हिंदू श्रद्धा से सिर झुकाकर उनकी दरगाह पर चादर चढ़ाने जाते हैं। ये श्रद्धालु मानते हैं कि उनकी जो मनोकामनाएं मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने माथा टेकने से पूरी नहीं होती हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर चढ़ाने से पूरी हो जाती हैं। इस काम के लिए इन हिंदू श्रद्धालुओं को दरगाह के खादिमों की मदद लेनी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जो खादिम हैं, यानी खिदमतगार, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज हैं। इन्हीं खादिमों में से एक है फारूक चिश्ती। फारूक उस समय अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। फारूक चिश्ती एक दिन सोफिया गर्ल्स कॉलेज की एक छात्रा गंगा को किसी बहाने अपने फार्म हाउस में बुलाता है। वहां गंगा के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। फारूक चिश्ती गंगा की न्यूड तस्वीरें दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता है कि वह अपनी किसी सहेली को फंसाकर फार्म हाउस लाए, वरना वो इन तस्वीरों के पोस्टर बनाकर पूरे शहर में लगा देगा। डरी सहमी गंगा को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद सिलसिला चल पड़ता है। गंगा के जरिए लाई गई दूसरी लड़की का भी रेप किया जाता है। उसकी तस्वीर खींचकर तीसरी लड़की बुलाई जाती है, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। यह सिलसिला कहाँ तक जाता है कोई नहीं जानता, किंतु उस वक्त की मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार लगभग 250 छात्राओं के साथ रेप किया गया था, और इनमें से अधिकांश हिंदू परिवारों के से थी। इस भयानक खेल के 3 मुख्य किरदार थे। पहला, खुद फारूक चिश्ती, जो जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। दूसरा, जिला कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी नफीस चिश्ती। और तीसरा, ज्वाइंट सेक्रेटरी अनवर चिश्ती। ये तीनों भाई भी थे। ऐसा कहा जाता है कि बाद में वे न्यूड तस्वीरों से इन लड़कियों को ब्लैकमेल करके अपने कुछ राजनीतिक आकाओं तथा अफसरों को भी ऑबलाइज किया करते थे। उनका शिकार बनने वाली लड़कियां भी कोई आम परिवारों से नहीं थी।
वे शहर के नामचीन सोफिया कॉलेज और सावित्री कॉलेज की छात्राएं थीं, जहां शहर के उच्च परिवार अपनी बेटियों को पढ़ने भेजते थे। किंतु बदनामी के डर से किसी लड़की ने कुछ नहीं बताया, और यदि किसी ने बताया भी तो घर वालों ने उनसे अपनी जुबान बंद रखने को कहा। क्यों ना हम सब कुछ अपने घर वालों को बता दे। आज के बाद ये बात तेरी जबान पे नहीं आनी चाहिए। बहुत दुख होता है कि हम लड़कियां हैं। अब बात करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज खादिमों द्वारा हिंदू लड़कियों के यौन शोषण का मामला खुला कैसे। उस जमाने में आजकल की तरह डिजिटल फोटोग्राफी नहीं होती थी। तब कैमरे से खींची गई फोटो का नेगेटिव धुलने के लिए लैब भेजा जाता था। अजमेर में एक ही फोटो लैब थी, जिसका मालिक दरगाह के खादिम और सेक्स स्कैंडल के मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती का अपना आदमी था। फारूक ने लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी न्यूड तस्वीरों के प्रिंट इसी लैब में बनवाए थे। ऐसा कहा जाता है कि इन प्रिंटों की कुछ ज़्यादा कॉपी निकाली गई और लैब के मालिक और उनके कर्मचारियों ने इन्हें अपने पास रख लीं, और बाद में तस्वीरें पूरे शहर में बंटने लगीं। जिस किसी के हाथ में तस्वीर लगती, वे भी उन्हें दिखाकर लड़कियों का यौन शोषण करने लगे। अजमेर शरीफ के तो हालत ये थे कि चिश्ती ब्रदर के नौकर, रसोइया, ड्राइवर भी लड़कियों को उनके बिस्तर पे आने के लिए मजबूर करने लगे थे। उन सब लड़कियों की नंगी फोटो किसी ने अपने फायदे के लिए पूरे शहर में बांट दी थी, और जिसके हाथ भी वो फोटो लगती, सब उनको ब्लैकमेल करते और उनका रेप करते थे। फोटो लैब से लीक हुई कुछ न्यूड फोटो एक लोकल साप्ताहिक न्यूज़पेपर लहरों की बरखा के संपादक मदन सिंह के हाथ लगी। मदन यह पता लगाने की कोशिश में लग गया कि दरगाह के खादिम फारूक चिश्ती और उनके भाइयों के इस नेक्सस का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है। मदन अपने अखबार में कुछ छाप पाता, इसके पहले उसे गोलियों से भून दिया गया। इस हत्याकांड में कांग्रेस के एक पार्षद का नाम सामने आया। सर, मुद्दा हिंदू मुस्लिम के दंगों का ना है, मुद्दा उन 250 छोरियों के बलात्कार का है। अजमेर शरीफ से ही एक और अखबार निकलता था, नवज्योति। इस अखबार के युवा पत्रकार संतोष गुप्ता को दरगाह के खादिमों की अंदरूनी खबरें छन छन कर मिलने लगीं। इस बीच न्यूज तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल से तंग आकर एक छात्रा ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। फिर सोफिया कॉलेज की लड़की ने कूद के आत्महत्या कर ली, और इसके बाद 4 छात्राओं ने छत से कूदकर एक साथ आत्महत्या कर ली। एक ही कॉलेज की 6 छात्राओं की आत्महत्या ने शहर में खलबली मचा दी। जितना आसान तुम समझते हो उतना आसान नहीं है इस केस को बाहर लेके आना। रिपोर्टर संतोष गुप्ता ने पुलिस अधिकारियों से बात की, किंतु इसमें दरगाह के कुछ खादिमों का नाम आ रहा था, तो किसी की एक्शन लेने की हिम्मत नहीं पड़ी। उन्हीं दिनों बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या की राम जन्मभूमि को लेकर देश में रथ यात्रा निकाल रहे थे, तो हिंदू मुस्लिम तनाव का माहौल बना हुआ था। अजमेर में भी रेप करने वाले मुसलमान थे और रेप पीड़ित लड़कियां अधिकांशतः हिंदू, तो पुलिस से लेकर सरकार तक इस मामले में सीधा हाथ डालने से डर रही थी। लड़की पेट से थी, प्रेग्नेंट। इसका मतलब यही हुआ ना कि लड़की अपनी मर्जी से गई, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। फिर भी 15 मई 1992 को नवज्योति के रिपोर्टर संतोष गुप्ता ने साहस करके रिपोर्ट छाप दी। इसमें पीड़ित छात्राओं की न्यूड तस्वीरें भी धुंधली करके छापी गईं। फिर अजमेर क्या, पूरे देश में गुस्से की लहर फैल गई। अजमेर 3 दिन तक बंद रहा। तुम लोग हमारी कौम को बदनाम क्यों करना चाहते हो? उस पत्रकार को समझाइए, शहर की शांति न बिगाड़े वो। दिल्ली में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी, तो राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार। ऐसा कहा जाता है कि फारूक चिश्ती ने राजस्थान की बीजेपी सरकार को चिश्तियों की पावर का हवाला देकर कहा कि उनके पास दरगाह में आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं का बड़ा वोट बैंक है। अगर उसे बचा लिया जाए तो वो कांग्रेस से गद्दारी करके अगले चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनवा देगा। किंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को सत्ता से अधिक सूबे के बेटियों की आबरू
अधिक प्यारी थी, तो उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। मिनिस्टर साहब, इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ तो सोचिए। मुझे अपनी पार्टी से गद्दारी करनी पड़ेगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस केस को और इस मैटर को यहीं दबा दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, इस बार भी सरकार आपकी बनेगी। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सत्ता आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, कुर्सी की कोई लालच नहीं है मुझे। ये 250 लड़कियों के साथ जो अन्याय हुआ है ना, उसके खिलाफ लड़ता रहूंगा, मैं लड़ूंगा और उन लड़कियों को न्याय दिलाकर रहूंगा, समझे? अगर शहर में आग लगी ना, मैं तो जलूंगा ही, लेकिन झुलसेंगे आप भी। खुदा हाफिज। इसके बाद जैसा कि सरकार को आशंका थी, पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। चूंकि रेप के सभी आरोपी मुस्लिम थे और चिश्ती संप्रदाय से अधिकांशतः ताल्लुक रखते थे, वहीं रेप की शिकार अधिकांश लड़कियां हिंदू थीं, तो यह एक हीनियस क्राइम को आसानी से क्रिमिनल करार दे दिया गया। तुम लोग हमारी कौम को बदनाम क्यों करना चाहते हो? फिर भी बीजेपी सरकार झुकी नहीं और उसने इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से हैंडल किया और मुख्यमंत्री शेखावत ने सभी आरोपियों को पकड़कर जेल में ठूसने के आदेश दे दिए। उन सारे के सारे घिनौने कुकर्मियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दीजिए। पुलिस को अपनी तहकीकात में 250 से अधिक लड़कियों का बलात्कार दरगाह के खादिम फारूक चिश्ती और उनके भाइयों द्वारा किए जाने के सबूत मिले, किंतु आरोपियों का सियासी और मजहबी रसूख इतना बुलंद था कि रेप पीड़ित लड़कियां अपना बयान दर्ज कराने से डरती रहीं। केवल 30 लड़कियां अपना बयान दर्ज कराने को राजी हुई, लेकिन कोर्ट ट्रायल के दौरान इन सभी को परिवार समेत खत्म किए जाने की धमकियां मिलने लगीं। सभी जानती थीं कि अजमेर में चिश्ती खादिमों से पंगा लेकर बचा नहीं जा सकता, तो लगभग सभी कोर्ट ट्रायल के दौरान गैर हाजिर रहीं। केवल गंगा और उसकी एक सहेली अंत तक डटी रही। इसमें तो 30 लड़कियां हैं, बाकी की क्या है? कहते हैं कि इस घटना के सामने आने के बाद हिंदू परिवार अजमेर की लड़कियों को अपनी बहू बनाने से हिचकने लगे थे। अगर कोई रिश्ता करता भी था तो वह अपनी होने वाली बहू की फोटो लेकर नवज्योति अखबार के दफ्तर जाता था और रेप पीड़ित लड़कियों की फोटो से उनकी मिलान कराने की कोशिश करता था। छोरे, हमें थारी मदद चाहिए। ये रहा हमारी होने वाली बहू का फोटो। छोरे, ये पता करके बताओ कि कहीं हमारे होने वाली बहू का बलात्कार तो नहीं हुआ है। पुलिस की तहकीकात में अनेक नाम सामने आए, किंतु सबूतों की विवशता के कारण केवल 18 लोग नामजद किए जा सके। इसमें से 6 तो कभी पकड़ में नहीं आए। मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती के वकील ने अदालत में उसे आसानी से पागल साबित कर दिया, तो अदालत ने उसे 2003 में रिहा कर दिया। यस सर, ये याकूब के कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि याकूब पिछले 5 सालों से मेंटली अनस्टेबल है। देखिए, याकूब 32 साल तक चले इन मुकदमों में जिन्हें जमानत मिलती गई, वो सबूत मिटाने में सक्रिय हो गए। चिश्ती भाइयों का कार चालक जो सरकारी गवाह बन गया था, उसकी हत्या हो गई। एक अभियुक्त देश छोड़कर भाग गया। दरगाह पे आने वाले हिंदू श्रद्धालु इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं कि खादिमों के पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती, तो उसे यूएस जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी तो यह भी बताते हैं कि सीरियल रेप केवल साल 1992 में नहीं हुए थे, बल्कि ये सिलसिला 1987 से चला आ रहा था, लेकिन सियासी और मजहबी रसूख के चलते जो भी शिकायत आई उन पर कार्रवाई नहीं हो सकी थी। 1987 में भी एक लड़की ने इन बलात्कारियों के खिलाफ कंप्लेंट लिखी थी पुलिस स्टेशन में, और वो कंप्लेंट मैंने लिखी थी। पूरी छानबीन की, पूरा केस स्टडी किया था। लड़कियों के नंगे फोटो के अलावा मेरे पास कुछ सबूत नहीं था। पॉलिटिकल वालों ने बहुत प्रेशर डाला, बहुत प्रेशर डाला, मतलब परिवार वालों को धमकाया। केस वापस लेना पड़ा, डर आया। तो क्या सर इसी तरह लड़कियों का बलात्कार होने दे? करने दे उन्हें आत्महत्या? उन लोगों का कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत बड़ा है। दिल्ली में उनकी सरकार है। अब पूरे 32 साल बाद
20 अगस्त 2024 को अजमेर की पास्को कोर्ट ने 6 मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह बिल्कुल उस तरह है जैसे एक कत्ल की सजा फांसी है तो 100 कत्ल की सजा भी अधिकतम फांसी ही हो सकती है। उस तरह अगर एक रेप की सजा उम्र कैद है तो इंसाफ की देवी के मंदिर में 250 लड़कियों का रेप करने और 6 लड़कियों को आत्महत्या करने पर विवश कर देने की अधिकतम सजा उम्र कैद ही हो सकती है। इस सीरियल रेप कांड का खुलासा होने पर उन दिनों हिंदू संगठनों के आह्वान पर हिंदू श्रद्धालुओं ने अजमेर की दरगाह पर जाना बंद कर दिया था। इससे दरगाह के आसपास के दुकानदारों का धंधा चौपट हो गया था, क्योंकि भारत में इस्लाम का विस्तार करने वाले चिश्ती सूफियों की दरगाह पर हिंदू श्रद्धालु बड़ी संख्या में जाते हैं। तब दरगाह की अंजुमन कमेटी की ओर से एक अपील जारी की गई। क्योंकि भारत में कट्टर हिंदू संगठनों के मुकाबले उदार हिंदुओं की संख्या अधिक है और करोड़ों में है, इसलिए उदार हिंदुओं ने आरोपी खादिमों की इस हरकत और अपनी बेटियों के दर्द दोनों को बिसरा दिया और वे अपनी मन्नतें लेकर पुनः दरगाह जाने लगे। अब फिर से हिंदू श्रद्धालु चिश्ती खादिमों का हाथ चूमकर दुआएं मांगते हैं। सरकारी भाषा में कहें तो अजमेर में हिंदू मुस्लिम सौहार्द फिर से कायम हो गया है। जब 250 बेटियों की इज्जत लूटे जाने को देश ने पूरी तरह भुला दिया, अदालत में बेनतीजा मुकदमा चलते 30 साल हो गए, तो देशवासियों की सोई आत्मा को जगाने के लिए फिल्मकार पुष्पेंद्र सिंह और निर्माता उमेश तिवारी ने साल 2023 में अजमेर 92 के नाम से एक फिल्म बनाई। रजा अकादमी और जमीयत उलमा हिंद जैसे कई इस्लामी संगठनों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और आरोप लगाया कि यह समाज में दरार पैदा करेगी और इसका इस्तेमाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को बदनाम करने के लिए किया जाएगा। मोदी सरकार ने तो फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया और अदालत ने भी रिलीज पर रोक लगाने की याचिका ठुकरा दी। लेकिन इस्लामिक संगठनों की अपील उदार मन के हिंदुओं पर असर कर गई। उन्होंने इस फिल्म को नकार दिया। रिलायंस एंटरटेनमेंट के मालिक मानी को उम्मीद रही होगी यह फिल्म भी द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल की तरह कमाल करेगी, इसलिए उन्होंने अजमेर 92 के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद लिए थे। परंतु ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर अगाध श्रद्धा रखने वाले हिंदुओं द्वारा इस फिल्म को नकारे जाने से रिलायंस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस फिल्म को वो सरकारी सपोर्ट भी नहीं मिला जो द कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को मिला था। अजमेर 92 फिल्म सिर्फ उतने दिन चर्चा में रही जब तक ये सिनेमा घरों में चली। एक बार फिल्म सिनेमा घरों से उतरी, लोगों के दिलो दिमाग से भी पूरी कहानी उतर गई। जैसे देश ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को भुला दिया था, उसी तरह 6 लड़कियों की मौत और 250 लड़कियों के बलात्कार को भी भुला दिया गया। अजमेर दरगाह की रौनक फिर से लौट आई और जैसा कि परंपरा है, देश के प्रधानमंत्री अजमेर की उर्स पर चादर चढ़ाते हैं, इस परंपरा ने भी शानदार वापसी की। वालेकुम अस्सलाम। डरने की जरूरत नहीं है, सेंट्रल में सरकार है अपनी, और आज के बाद अजमेर तो क्या पूरे देश में इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। और हाँ, तुम्हें जो काम दिया है उसको पूरा करो, जलाकर मार दो सबको, और तुम ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। अब बात करते हैं बेटियों की सुरक्षा और उनकी आबरू के मामले में अपने देश के हालातों की। निर्भया कांड के बाद देश में बलात्कारियों के प्रति जो गुस्सा था वो ठंडा पड़ चुका था। पिछले दिनों कोलकाता में एक डॉक्टर को नाइट ड्यूटी के दौरान गैंग रेप करके बेरहमी से मार दिया गया, तो ये गुस्सा युवाओं में आक्रोश बनकर फिर से फूटा। लेकिन विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी के साथ दोस्ताना बनाए रखने और काफी कुछ इंडिया गठबंधन की एकता बनाए रखने के लिए चुप्पी साधे रखी। तो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल तो खुलकर ममता बनर्जी सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए। एक वकील के नाते उनका ये पेशेवर धर्म भी है, किंतु रेप पीड़ितों को लेकर उन्होंने जो संवेदनहीनता प्रदर्शित की, उससे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इतना व्यथित हुए कि उन्होंने गर्ल्स कॉलेज के समारोह में सिब्बल जी का नाम लिए बिना उन्हें जमकर लताड़ा। And what does he say? And suggested that such incidents are commonplace. What a shame. अजमेर रेप केस में भी बचाव पक्ष के वकील अपने मुवक्किलों को दिलासा दे रहे हैं कि वे भी हायर कोर्ट में अपील करके उन्हें बचा लेंगे। आपको इन अपराधियों के नाम अवश्य सुनने चाहिए: नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भट्ट, जमीर हुसैन, सलीम और सुहेल घनी चिश्ती। अब आप सोच रहे होंगे कि बस केवल 6, बाकी 12 क्या हुआ?
उन 12 में से 4 को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया और बाकी की सजा उम्र कैद से घटाकर 10 साल कर दी थी, तो अब वे भी रिहा हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती के वकील उसे पागल साबित करके अदालत से पहले छुड़वा चुके हैं। कि इसमें से जितने मेन एक्यूज थे, एक ने अपने आप को पागल घोषित करवा दिया। अजमेर के लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है। पिछले सप्ताह ही देश की जिला स्तरीय न्यायपालिका का एक राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ, जिसमें शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेप के मामलों में आरोपियों के बच निकलने पर चिंता जताई। अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। रेप के आरोप को रोकने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यहां तक कहना पड़ा, एनफ इज एनफ, यानी बस अब बहुत हो चुका। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने तो गर्ल्स स्टूडेंट से यह तय कर डाला कि अब यह राष्ट्र की पुकार है, यह नेशनल कॉल है कि वे इन राक्षसों के विरुद्ध कड़ा प्रतिकार करें। I want this clarion call to be national call. I want everyone to be participant in this call. Let us resolve. किंतु जब बाबाओं के आश्रम और सूफी दरगाह की आड़ में हमारी बच्चियों को शिकार बनाया जाता है, तो हमारे आपके बीच के ही कुछ लोग निजी स्वार्थवश अथवा अंधभक्तिवश बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। शायद गोस्वामी तुलसीदास ने सही कहा था, जाके पैर फटे न बिबाई, वो क्या जाने पीर पढ़ाई। अगर पत्रकार मदन सिंह की हत्या ना हुई होती तो अजमेर कांड के पॉलिटिकल चेहरे भी देश के सामने होते। क्राइम रिपोर्टिंग को नया आयाम देने वाले वरिष्ठ पत्रकार शम्स ताहिर खान का यह सवाल सदियों तक गूंजता रहेगा कि अगर 250 लड़कियों के रेप और 6 लड़कियों के मौत के जिम्मेदार पापियों को केवल उम्र कैद की सजा मिलती है, तो क्या यह इंसाफ है? और जहां 150-200 लड़कियां शिकार हुई, वहां पे अगर 10 साल और उम्र कैद की भी सजा को हम लोग देखें, तो फिर कई बार लगता है कि अगर यही इंसाफ है, यही कानून है, तो फिर ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बलात्कार की सजा आप उम्र कैद रखते हैं, तो आप सोचिए 150-200 में कहां गिनती जाके ठहरेगी। कोलकाता रेप केस के बाद किसी कवि ने सही कहा है, शस्त्र उठा लो द्रौपदी, अब तुम्हारा चीरहरण रोकने कृष्ण नहीं आएंगे। इस देश के लोग अपने निहित स्वार्थ को त्याग कर नारी अत्याचार का प्रतिकार कब करेंगे? इस सवाल के साथ राजेश एन अग्रवाल का प्रणाम स्वीकार कीजिए। दी आर एन शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।